Hello students, now today we will start the chapter 1 of class 10th. In chapter 1 there is the revision of class 9 syllabus. So all the things you have read in class 9th, only here it is a revision. So I will go very fast through this chapter 1. So in this first chapter, what is introduction to object oriented programming concepts. So object oriented programming concepts, you know already that what are these. Okay, now here in the introduction, you can see language is a medium of communication. Means language हमारा क्या है, communication का एक medium है. People can interact with each other if they know a common language. अभी सपोज करिए कि यदि हमारे दो पर्सन हैं और उन पर्सन, एक पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन, ये दोनों उनको कॉमन लैंग्वेज आती होगी, जैसे दोनों को हिंदी आती है. ओके, सो दे कैन कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इफ दे नो इंग्लिश देन दे कैन कम्युनिकेट. एंड सपोज दैट इफ वन नो इंग्लिश and second person knows Hindi, then they cannot communication. Okay, so communication is not possible between them. So common language should be there. So if the persons want to communicate to each other, then they should know a common language. Similarly, a user can interact with a computer only if or she knows a computer language. Now ये देखिए हमारा एक कंप्यूटर है और वी आर द पर्सन्स, यूजर हु आर द यूजर, ह्यूमन बींग्स आर द यूजर्स. तो कंप्यूटर लैंग्वेज, ये देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर भी समझ सकता है और ह्यूमन बींग्स भी समझ सकते हैं. तो ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है. तो ये कॉमन लैंग्वेज जब दोनों को आती है ना, बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स एंड वी हैव टू लर्न, हमको सीख लेना है. आफ्टर दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ओके, सो दिस वाई वी लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज. दिस इज द रीजन that why we learn the computer language. Now next our topic is next paragraph is computer languages are broadly classified into two types of, by low level language and high level language. अब ये देखिए जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं इसकी दो कैटेगरी हैं. एक तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज. LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज एंड HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज. तो ये दो टाइप की हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कैटेगरीज हैं. ओके, नाउ लो, एज यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन लिमिटेशंस, देयरफॉर हाई लेवल लैंग्वेज हैव डेवलप्ड. इनमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. मीन्स इसको हमें कोड याद करना पड़ता है, इनके कोडिंग्स याद करना आसान नहीं है, उनको रिमेंबर रखना आसान नहीं है. ओके, ये मशीन डिपेंडेंट हैं. तो इस टाइप से बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि आप क्लास 9th में यू हैव रेड. सो दैट्स वाई वी यूज द हाई लेवल लैंग्वेज. दे प्रोवाइड अ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर द यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन प्रोग्राम लॉजिक. अब ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं ये हमारा एक, इनमें हमको कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिलता है जिसको कि हम यूजर आसानी से समझ सकता है और प्रोग्राम के लॉजिक को डेवलप कर सकता है. द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब देखिए हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं ये भी हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं. एक हमारी होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दूसरी होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो टू कैटेगरीज आर देयर. ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस की प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दो कैटेगरीज हैं. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस यू नो ऑलरेडी. Now we will understand procedure oriented language, a programming language in which emphasis is given on the functions or procedures, okay, rather than the data values, is known as the procedure oriented programming language. ये जो हमारी पहले से पता है कि जिस कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारा डेटा की बजाय फंक्शंस पर हमारा जो है इम्फेसिस किया जाता है. फंक्शंस को ही हम लोग
प्रोसीजर भी बोलते हैं, फंक्शंस या प्रोसीजर। तो फंक्शंस या प्रोसीजर पर जिसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है उस लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। It is a type of computer programming language that uses variables, functions, statements and conditional operators. ओके ये हमारी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम वेरिएबल्स, फंक्शंस और स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इट कंटेन्स अ सिस्टेमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स, बिल्कुल इसमें हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। प्रोसीजर्स और फंक्शंस एंड कमांड्स ऑन द डेटा वैल्यूज टू कंप्लीट अ टास्क, इसमें प्रोसीजर्स होते हैं जिसको कि हम फंक्शंस भी बोलते हैं, कमांड्स होते हैं, डेटा वैल्यूज होते हैं और इन सब की हेल्प से हमारा कोई वर्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। दीज प्रोसीजर्स कैन बी इन्वोक्ड एनीवेयर बिटवीन द प्रोग्राम हायरार्की एंड अदर प्रोसीजर्स एज वेल। अब ये जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं ये हमारे एक प्रोग्राम के बॉटम में बने रहते हैं, तो इनको हम मेन प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, जहां पर भी हमें नीड होगी वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स बेसिकली ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, देखिए क्या है, प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शंस। ये हमारे जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके एडवांटेजेस हैं या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शंस, हम इसमें प्रोग्राम्स को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिनको कि हम फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा, फंक्शंस हमारे ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। द डेटा मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन एंड हमारा डेटा फंक्शन टू फंक्शन फ्रीली मूव करता है। तो ये क्वेश्चन यदि आपका आता है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू कैन राइट एनी टू फ्रॉम these. Now we will see here it can be understood with the help of the following illustration। ये देखिए हमारा एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमारी क्या है कि जैसे हमारे फंक्शंस की डेटा, प्रोग्राम की डेटा वैल्यूज होंगी, फिर हमारे फंक्शंस होते हैं। सपोज दैट किसी प्रोग्राम में हमारे 3 फंक्शंस हैं, तो एक फंक्शन का ब्लॉक यहाँ पर है, सेकंड फंक्शन का ब्लॉक यहाँ पर है, थर्ड फंक्शन का ब्लॉक यहाँ पर है। तो ये सभी फंक्शंस हमारे इन डेटा वैल्यूज को यूज करते हैं। ओके तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा डेटा वैल्यूज होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ये डेटा वैल्यूज किसी भी यूनिट के अंदर टाई नहीं होती हैं, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं होती हैं, तो ये फ्री, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेटा वैल्यूज जो होती हैं वो फ्री होती हैं। Now the above logical structure illustrates that the data values have no restrictions on their use in different functions of the program। ये देखिए डेटा वैल्यूज हैं और इसमें अलग अलग फंक्शंस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जहां भी जाना चाहें वहां पर जा सकती हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। दे आर इंडिपेंडेंट टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर। Due to their free flowing nature, they may cause some complications in advanced और complex programming। अब देखिए ये जो हमारा डेटा फ्री जो रहता है इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या आएगी, इसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं या जो एडवांस्ड प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस सिचुएशंस हमारी जनरेट हो जाती हैं जिसकी वजह से इसको हैंडल करना टफ हो जाता है। नेक्स्ट है द लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा वैल्यूज, बिल्कुल अभी इसी बात को डिस्कस किया गया कि हमारे जो डेटा वैल्यूज होती हैं उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द प्रोग्रामर्स वाइल डिबगिंग। अब डिबगिंग मीन्स क्या होता है, रिमूविंग द एरर्स, रिमूविंग द एरर्स। तो हम यदि एरर्स को रिमूव करना चाहते हैं उस टाइम पर हमारी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, एरर्स को रिमूव करना आसान नहीं है। नेक्स्ट है नो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड हैंस टाइम मैनेजमेंट टेस्टिंग एंड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीजेज। इसमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि यदि हमने कोई चीज़ एक जगह बना रखी है तो उसको हम दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहें या उस किसी और फंक्शन के अंदर यूज करना चाहें तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, हमने फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो टेस्टिंग का टाइम है वो भी हमारा बढ़ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रोग्राम लॉन्ग है तो टेस्टिंग का टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा।
अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस की हम बात करें तो जैसे हमारे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड हैं, जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, SL1, PL1, C एटेक्स्ट्रा आर द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेज। ये सभी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेज हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपका यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है कि राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ द पॉप, तो आप यहाँ से 2 लिमिटेशंस आप लर्न कर लीजिए। एंड इफ द क्वेश्चन में कम दैट राइट द लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उन लैंग्वेजेस के नेम में बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, SL1, PL1, C, सो दिस यू कैन राइट फ्रॉम एनी 2, अक्सर 2 ही पूछता है, सो यू कैन लर्न एनी 2 ऑफ देम। देखिए एक आपका यहाँ पर पॉइंट गिवन है कि C इज अ पावरफुल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज स्टिल यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। C हमारी इतनी पावरफुल कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत पहले बनी थी, और इस कंप्यूटर लैंग्वेज के बाद मैनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव कम in the computer field, but still C is being used in engineering and scientific applications में अभी भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, C का यूज होता है। So I think this is clear to all till here. Now our next topic is object oriented language. So object, or this you have read already in class 9th. Once again we are going to explain it. Now to overcome the shortcomings of the procedure oriented programming language, जो हमारी जो shortcomings यानी कि कमियां, जो हमारी वहाँ पर कमियां थी, किसमें कमियां थी? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो उनको दूर करने के लिए हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज किया गया, इनको डेवलप किया गया। In object oriented programming the stress is put on data values rather than functions। हमारा क्या था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, इसमें हमारा डेटा वैल्यूज की बजाय डेटा वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया, फंक्शन की बजाय डेटा वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया। द डेटा वैल्यूज आर कॉन्फाइंड एंड यूज्ड विद इन स्टिपुलेटेड प्रोग्रामिंग एरिया। डेटा वैल्यूज को हमें कॉन्फाइंड कर दिया गया और उनको एक स्टिपुलेटेड एरिया में ही यूज किया जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन गिवन बिलो। ये देखिए हमारा एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर डेटा एंड फंक्शंस हैं, तो ये वाला डेटा इस फंक्शन के साथ टाई है, मीन्स ये डेटा इस यहाँ पर यूज हो सकता है। क्लियर? एक हमारा ऑब्जेक्ट टू अनदर टू हियर डेटा एंड फंक्शन। नाउ दिस डेटा कैन बी यूज विद दिस फंक्शन, दिस डेटा कैन नॉट बी यूज इन दिस फंक्शन। इट मीन्स the data of one object is not accessible to data of another object। so like this data पे हमारा ज़्यादा फोकस किया गया कि डेटा हमारा जो है वो बहुत ही सेफ रहना चाहिए। तो that's why in object oriented programming language we emphasis on the data rather than the functions। is this clear to all? now the above diagram illustrates that the object-oriented programming language allows user to split the complete program into number of segments called objects। हमारा देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा मेन कंप्लीट प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इट इज डन in such a way that the data values of an object can only be used within the functions of the same object। इसको हम इस टाइप से यूज करते हैं कि हमारी कोई भी डेटा वैल्यूज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस बने हुए हैं उसमें यूज हो सकें। दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और प्रोग्राम के जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें वो हमारी डायरेक्ट एक्सेसिबल ना हो पाए, मतलब अपने आप एक्सेसिबल ना हो पाए, जब हम उनको कराएं एक्सेसिबल तभी हो। However, the objects can communicate with each other through functions। जबकि हमारे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेशन पॉसिबल है यूजिंग द फंक्शन। तो ये कभी भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हाउ वन ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद अनदर, then you will give the answer that objects can communicate with each other through functions। this is the answer। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन आप यहाँ से लर्न करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस आप यहाँ से लर्न कर लीजिए। डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड। ओके, वन इज द एडवांटेज ऑफ द OOP दैट डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड।
मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड, इसमें डेटा की हमारी मिस हैंडलिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोटेक्टेड है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम इजियर, ओके, वी कैन फाइंड द एरर्स एंड वी कैन करेक्ट देम इजिली। ईजियर इन कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको कोडिंग करना ईजी है, रेदर देन द योर इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java, C++, Smalltalk, FL, Python are some of the object-oriented programming languages. So these are the name of the object-oriented programming languages. Next, principles of object-oriented programming. तो object-oriented programming के जो हमारे principles हैं, data abstraction. Data abstraction you have read in the class 9th. Okay, so once again I am going to tell you कि that data क्या होता है data abstraction. So data abstraction is defined as an act of representing the essential features without knowing the background details. This is the main definition of the data abstraction. This you can learn. Suppose that I told you the example of the car. जैसे कार है, and in car there are many features are given on the dashboard. So just we operate the car or drive the car with the help of steering, gear and other buttons and handles given, brake is given, accelerator pedal is given. So many things are there. So only we know that we have to use a particular thing. Okay, but what is going on in background, this we can't know or we don't know, and there is no need to know also. Only we have to understand the functions of the this steering, brake, pedal and other things. Okay, so only knowing these features we can drive a car easily. In the same way, कैमरा, इन कैमरा हमारा कहाँ से फोटो क्लिक होना है, कहाँ से हमको एडिट करना है, कैसे फोकस सेट करना है, तो केवल इतने ऑपरेशंस हमको समझने हैं। उसमें जो बटन्स प्रोवाइडेड हैं उन बटन्स की हमको नॉलेज हो जानी चाहिए बस। नाउ वी कैन यूज कैमरा। और कैमरा के बैकग्राउंड में क्या होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। So okay, so I think this is clear to all. Now next is the encapsulation. What is the encapsulation? तो encapsulation हमारा क्या है कि ये हमारी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस, ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में टाई करते हैं। तो डेटा एंड फंक्शंस आर टाइड इन अ सिंगल यूनिट। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, उसी को हम इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नाउ यू सी, इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम में जैसे हमारा एक पूरा एक प्रोग्राम का एरिया है, उसमें डेटा और फंक्शंस इन दोनों को एक ब्लॉक के अंदर बना दिया गया, रैप कर दिया गया, इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर हमारा एक इधर मेन फंक्शन है। ओके, तो अब क्या है कि ये वाला जो डेटा है, ये डेटा हमारा डायरेक्टली इस मेन फंक्शन में यूज नहीं हो सकता है, और ये डेटा इस फंक्शन में डायरेक्टली यूज हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ का जो हमारा डेटा है तो वो हमारा जो है इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर यूज हो सकता है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमारा यहाँ पर इस मेन फंक्शन में इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जैसे ही हम इस फंक्शन की यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस फंक्शन के साथ ये वाला डेटा हमारा यूज हो जाएगा। डायरेक्ट डेटा इस प्रोग्राम में यूज नहीं हो सकता है। तो ये इस टाइप से क्या होता है कि डेटा और फंक्शंस को हम एक सिंगल यूनिट में टाई कर देते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी के थ्रू जो है हम इसको मेन प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी मेन डेफिनेशन बन जाती है इनकैप्सुलेशन की, कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट दैट कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है।
इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज, किसी की भी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना। तो अभी क्या होता है कि हमारा सपोज दैट हमने क्या किया कि एक हमने प्रोग्राम बना, एक हमने कोई एक क्लास बनाई, ओके, उसके अंदर हमने कोडिंग कर दी, और अब हम एक दूसरी क्लास बनाना चाहते हैं। तो ये अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी हमने फंक्शन और डेटा बनाया था उसको हमें दोबारा ना बनाना पड़े, उसी को हम इसमें यूज करना चाहते हैं और वो हमको दोबारा ना बनाना पड़े। तो हम इस क्लास को इसमें हम क्या करा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं। तो इस क्लास को, इस सेकंड क्लास को जिसको हम न्यू क्लास है उसमें जब हम एक्सेस करवाएंगे तो हमारी ये जो डेटा एंड फंक्शंस जो हमारे ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन इन दिस न्यू क्लास। तो इस न्यू क्लास में इसको फिर से बनाने की नीड नहीं है, ओके। फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि एक पहले से क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर हमारे डेटा और फंक्शंस हैं, हमें कोई एक नई क्लास बनानी पड़ रही है। तो उस न्यू क्लास में इसी डेटा और फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ रही है, मतलब इसी टाइप का कोडिंग हमको फिर इसमें करना पड़ रहा है। तो अब यदि हम इसको लिखेंगे तो प्रोग्राम हमारा लेंथी हो जाएगा, टाइम भी बढ़ेगा, मेमोरी साइज भी हमारा बढ़ जाएगा प्रोग्राम का। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस डेटा एंड फंक्शन बाय एक्सेसिंग दिस क्लास इन दिस न्यू क्लास। हम इस न्यू ओल्ड क्लास को इस न्यू क्लास में एक्सेस करा देंगे। तो इसमें जब हम एक्सेस इसको करा देंगे तो एक्सेस करा देने से ये डेटा एंड जो फंक्शन जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, दिस कैन बी यूज्ड इन न्यू क्लास। तो इसको हम न्यू क्लास में, तो इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ओके। तो इसमें ये जो हमारी ये जो पहले से बनी हुई क्लास है इसको हम बेस क्लास बोलते हैं और इसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो बेस क्लास से हमारे जो डेटा एंड फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं और ये डेटा एंड फंक्शंस हमारे ट्रांसफर होते हैं, किसमें हमारे ट्रांसफर होते हैं, डिराइव्ड क्लास में, या कॉपी हो जाते हैं, बोल दिए इसको कॉपी हो जाते हैं। तो ये हमारी डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास को हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी बोलते हैं, ओके। बेस क्लास इज आल्सो नोन एज सुपर क्लास एंड डिराइव्ड क्लास इज आल्सो नोन एज द सब क्लास, ओके। इस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास, एंड इस वाली क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास, ओके। तो इस टाइप से डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये हमारी कौन सी क्लास होती है, जो कि प्रॉपर्टीज को देती है, और ये वाली कौन सी है हमारी क्लास, जो प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करती है, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस, ऑलराइट। तो इस डायग्राम के थ्रू देखिए, जैसे हमारा क्या है कि एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो सर्कल में हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा मेंबर्स होते हैं रेडियस, और रेक्टेंगल के डेटा मेंबर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि इसमें तो केवल रेडियस की जरूरत पड़ती है और इसमें हमारी लेंथ एंड ब्रेथ की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब यदि हम बनाते हैं एक सिलेंडर का प्रोग्राम, कोई भी बनाए, तो सिलेंडर के प्रोग्राम में हमको रेडियस और हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्यूबाइड यदि हम लें तो उसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि हम एक ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं, उसमें हमने रेडियस डेटा मेंबर को लिया था और यहाँ पर भी रेडियस है, इसमें हमारा रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेथ था, तो क्यूबाइड में हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें रेडियस और लेंथ, ब्रेथ ये दोबारा ना लेना पड़े, ये दोबारा हमको ना लेना पड़े। तो इस क्लास को हम इस क्लास में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। तो जिससे कि ये जो न्यू क्लास बनेगी तो उसमें हम केवल हाइट वेरिएबल ले लेंगे। तो हाइट वेरिएबल लेने से हमारा काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए रेडियस यहाँ पर भी था तो रेडियस इसमें भी आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ इस वाले क्लास में भी थे तो लेंथ और ब्रेथ इस वाले क्लास में भी हमारा कॉपी हो जाएगा। तो इस टाइप से जो अब हम न्यू क्लास बनाएंगे तो हम केवल हाइट को लेकर के हम बना सकते हैं और बाकी इस क्लास के डेटा मेंबर्स को इसमें हम क्या करा देंगे, एक्सेस करा देंगे। तो जिससे कि जो हमारे पहले से हमारे जो डेटा मेंबर्स इसमें बने हुए हैं, वी कैन यूज इन द न्यू क्लास,
ओके, तो इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। देखिए इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि इन द गिवन इलिस्ट्रेशन मेंसुरेशन इज द बेस क्लास हमारी मेंसुरेशन है whose features are shared by the derived class 2-dimensional and 3-dimensional to calculate parameters of the different shapes. With the help of inheritance, the components in the base class can be used to perform some other task in the derived class. देखिए इनहेरिटेंस की हेल्प से जो हमारी बेस क्लास की कुछ चीजें हैं उनको हम डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज रीयूजेबिलिटी। इसी फिनोमेना को हम लोग रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं। द रीयूजेबिलिटी फीचर्स possesses the following advantages in programming। देखिए रीयूजेबिलिटी से हमको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अलाउज लेस टाइम इन राइटिंग अ प्रोग्राम, ओके 1, यानी कि हमको प्रोग्राम राइटिंग में कम टाइम लगेगा। टेक्स लेस मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरेज, हमें प्रोग्राम जो हमारा कम साइज का है तो मेमोरी हमारी कम उसको स्टोर करने में ख़त्म होगी, तो स्टोरेज स्पेस में ही हमारा लेस हो जाएगा। इनेबल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर, और जब हमारा प्रोग्राम कोडिंग छोटा है तो सिंपल सी बात है कि वो जल्दी जल्दी हमारा फास्ट रन भी हो जाएगा। तो ये सब रीयूजेबिलिटीज़ के हमारे फीचर्स हैं। ओके, तो इन फीचर्स को आप लोग लर्न कर लेंगे। एंड दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस की डिफिनेशन को भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। Inheritance is a property by virtue of which one class acquires some features from another class. It promotes reusability. आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि which property uses the reusability. So its answer will be inheritance. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा inheritance. So I think there now inheritance is clear to everyone. Now our next topic is polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो देखिए पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है वर्क, यानी कि मैनी वर्क। तो जो या मैनी, देखिए कंसीडर अ टर्म सेल। द टर्म सेल इन फिजिक्स, जैसे हम सेल की बात करें तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में ये हमारी एक सेल होता है ना, इस टाइप से होता है ना, एक डिवाइस होती है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को सप्लाई करता है। और एकदम बायोलॉजी में सेल की एकदम बात करें तो बायोलॉजी में हमारी सेल क्या है, ये हमारी किसी भी ह्यूमन बॉडी या प्लांट का एक फंडामेंटल या फंक्शनल पार्ट है। ओके, इन बायोलॉजी में हमारा एक फंडामेंटल या फंक्शनल पार्ट होता है हमारी बॉडी या प्लांट्स में भी, क्योंकि सेल प्लांट में भी होते हैं और बॉडी में भी होता है। ओके, और इसी टाइप से हम एक स्मॉल रूम है, जैसे हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल है, कहीं पर एग्जामिनेशन सेल है। ओके, तो इस टाइप से ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं किसी बिल्डिंग में, तो उसको हम सेल भी बोलते हैं। तो ये देखिए वर्ड सेल ही यूज हुआ है, लेकिन हर एक सेल का अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है। इस सेल का काम अलग है, इस सेल का वर्क अलग है, इस सेल का वर्क अलग है, इनके वर्क फंक्शंस अलग हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट में इंक्लूड अ फंक्शन दैट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर नेम देखिए सेम है सेल, उसी टाइप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा एक फंक्शन होगा उसका नेम सेम होगा, नेम हमारा एक ही होगा, लेकिन उसके ऑपरेशंस अलग अलग होंगे। ऑपरेशंस मतलब वर्क्स, उसके वर्क्स अलग अलग होंगे। तो यूजिंग अ सिंगल फंक्शन टू कैरी मल्टीपल टास्क इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं कि यूजिंग अ सिंगल फंक्शन, किसी एक सिंगल फंक्शन को यूज करके मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। फिर से समझ लीजिए कि किसी सिंगल फंक्शन को यूज करके मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, ओके, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि हमारा फंक्शन नेम एक ही है, लेकिन उसके उस सेम नेम लेकर के हमने अलग अलग वर्क परफॉर्म कराए, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज दैट हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर हमने क्लास बनाया मेंसुरेशन नाम का, और उस क्लास के अंदर हमने एक एरिया का प्रोग्राम बना दिया जिसको जो कि हमारा एक रेडियस को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसके अंदर हमने सर्किल के एरिया का प्रोग्राम बना दिया।
फिर एक हमने एरिया फंक्शन बनाया, उसमें लेंथ और ब्रेथ हमारी इनपुट हो जाएगी, तो जिसके की अंदर हमने रेक्टेंगल के एरिया का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कोडिंग कर दी। और एक हमने फिर एरिया नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कि हम साइड एंटर करा सकते हैं, और उसमें हमने क्या किया कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है उसको फाइंड करने की प्रोग्रामिंग कर दी। तो देखिए हमारा फंक्शन नेम सेम है, एरिया एरिया एरिया, बट इसके टास्क हमारे अलग अलग हो जाएंगे, मल्टीपल टास्क। इस वाले एरिया का वर्क है सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना, एंड इट्स वर्क इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एंड इट्स वर्क इज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस टाइप से अलग अलग वर्क, तो सेम नेम है बट उनके प्रोसीजर्स या ऑपरेशंस हम डिफरेंट परफॉर्म करा रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ रिव्यू इनसाइट में हमारा क्वेश्चन है कि नेम 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसमें पॉप एंड ऊप होता है। नेम 2 प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम लिखने हैं, तो पॉप में फोर्ट्रान एंड बेसिक आप लिख सकते हैं, और ऊप में जावा एंड पाइथन है। नेम 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऊप के। Name an object oriented principle that allows a function to be used for multiple purposes। बिल्कुल अभी बात की गई थी कि एक हमारा फंक्शन हो बट उसके पर्पस मल्टीपल हो, तो वो हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। What is meant by base class and derived class? तो the class from which other classes are derived through the process of inheritance is called base class। एक क्लास जिससे कि हमारी दूसरी क्लास हमारी जो होती हैं डिराइव की जाती हैं इनहेरिटेंस के प्रोसेस को, उसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं। एंड द क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम बेस क्लास, और एक दूसरी वाली क्लास जो कि हमारी बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करती है, उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। What does reusability mean? Reusability का मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस में ड्यूरिंग इनहेरिटेंस द कंपोनेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क इन बेस क्लास आर इन टर्न यूज्ड इन द डिराइव्ड क्लास फॉर अदर टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। इनहेरिटेंस के प्रोसेस में जो हमारी बेस क्लास होती है, तो बेस क्लास के हमारे बहुत सारे डेटा मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में हमारे अदर प्रोसेसिंग के लिए यूज हो जाते हैं। ओके, दिस फीचर इज नोन एज रीयूजेबिलिटी। स्टेट द जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू। अब देखिए हमारा क्या है कि सुपर क्लास एंड सब क्लास किस में होता है, तो ये हमारा होता है इनहेरिटेंस में। द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स ऑफ क्लास विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, तो भाई इसेंशियल फीचर्स और जिसमें हमें बैकग्राउंड डिटेल्स की नॉलेज नहीं लेनी पड़ती है, तो उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, इनहेरिटेंस का भी डिफिनेशन अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। एंड व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन द विद एन एग्जांपल। तो अभी हम लोगों ने कार ड्राइविंग की बात को समझाया था, तो वहाँ पर हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन और की बात की थी, और एग्जांपल के थ्रू हमने बताया था कि कार में क्या क्या चीज़ें हमारी ऊपर होती हैं जिनको सिर्फ हमें ऑपरेट करने की नीड होती है, और बैकग्राउंड में किससे क्या कैसे वर्क परफॉर्म हो रहा है उस चीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं होती है, इन सब नॉलेज की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो वो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो इस टाइप से आपको ये रिव्यू इनसाइट लर्न कर लेना है। इस रिव्यू इनसाइट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको लर्न कर लेने हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लीजिए, और क्वेश्चन को समझ करके इन क्वेश्चन आंसर्स को यू कैन लर्न, आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Here you see, tick the correct option. In object oriented programming, the stress is given on procedure, methods, class or data. तो its answer is data. Which of the following principle does not allow to access directly from outside the class premises? Data hiding, encapsulation, abstraction या all of the above? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस दैट इनेबल्स देम टू बी टुगेदर
as a single entity is called encapsulation. The process by which a class acquires the properties from another class is called क्या बोलते हैं हम इसको, inheritance. In procedural programming the stress is laid on. Procedure programming में हमारा जो stress था वो कहाँ पर रहता था, functions पर. A dash is a set of objects that has common attributes and common behavior. तो हमारे किस में common attributes and common behavior होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास. मतलब एक क्लास जो है वो हमारा set of objects है. Which of the following is not an object oriented programming language? इसमें कौन सी object oriented programming language नहीं है, तो बेसिक हमारी पॉप टाइप की लैंग्वेज है. The process of restricting the free flow of data from the outside world is known as. तो जो हमारा फ्री फ्लो डेटा है आउटसाइड वर्ल्ड से, द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, जिसमें कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डेटा को, जिससे कि हमारा आउटसाइड वर्ल्ड में फ्रीली हमारा ना जा पाए, तो वो हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन है. तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हमारी हो गई. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपके पास एक बुक है तो आप उससे कर सकते हैं, एंड यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप ये देख लीजिए, ये सभी आपके लिखे हुए हैं. यू कैन कॉपी देम. ओके, इनको आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए एंड यू कैन राइट देम. इसी टाइप से आपके फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करते हैं. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इनको कॉपी पर लिख लीजिए और इनको अपने आप करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स की हम बात करें तो ये शॉर्ट आंसर्स से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी क्लास 9th में हम करा चुके हैं, तो इनको करने की नीड नहीं है. तो क्लास 9th की कॉपी आपको यूज करनी है, कंप्यूटर कॉपी, उसी को यूज करना है. तो इसमें शॉर्ट आंसर्स हमारे जितने भी हमारे गिवन हैं उनमें से किसी भी शॉर्ट आंसर को दोबारा लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑल आर ऑलरेडी रिटन इन योर copy. So like this we have completed our first unit in the chapter 1. तो chapter 1 की हमारी first unit complete हो जाती है, introduction to object oriented programming concept. And in the next class we will discuss our second unit, elementary concept of object and classes. Okay, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और नेक्स्ट आपके लिए ये वीडियो मिल जाएगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी, स्टे होम, हैव अ नाइस डे.